हाय, मैं शिवानी अग्रवाल, आपकी दोस्त एंड होस्ट गेटवे क्लासेस के इस सेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट फर्स्ट का वन शॉट वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस यूनिट में से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लेंदी यूनिट है, सबसे ज़्यादा लेंदीएस्ट यूनिट है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। और अगर हम इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में कम से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बीच बीच में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए वेरी शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ बैरियर। बैरियर की अगर हम बात करें तो बैरियर एक ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। अगर हम ऑब्स्टेकल नहीं याद कर पाते हैं तो एक अलग वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, हिंडरेंस। तो बैरियर एक ऑब्स्टेकल है, हिंडरेंस है जो प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट का मतलब रोकती है। किसको रोकती है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टू अकर। अकर का मतलब घटित होने के लिए। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को जो बैरियर, जो ऑब्स्टेकल या जो हिंडरेंस प्रिवेंट करता है वही बैरियर होता है। फिर से देख लीजिए एक बार, बैरियर ऑब्स्टेकल है, हिंडरेंस है जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को आगे बढ़ने से प्रिवेंट करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एलिमेंट्स दैट अफेक्ट्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आर बैरियर। वो सारे एलिमेंट्स जो अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को, वही बैरियर हैं। Hence, we can say that barriers are the obstacles that does not let effective communication to create its desirous impact. तो इसमें देखिए एक थोड़ा सा नया है कि वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे ऑब्स्टेकल्स, वो सारी हिंडरेंसेस जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का डिज़ायरस इम्पैक्ट या 100% इम्पैक्ट जो है क्रिएट नहीं करने देती हैं, वो सारे एलिमेंट बैरियर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ बैरियर की डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ बैरियर में देयर आर ए नंबर ऑफ बैरियर्स दैट अफेक्ट आवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैकेनिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है। फिजिकल में अगेन 3 सेक्शंस आर देयर। नॉइज़ है आपका, एंड डिस्टेंस है, एंड देन देयर कम्स टाइम। सिमेंटिक बैरियर है। सिमेंटिक इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, पर्सनल बैरियर है, स्टेटस बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन भी अपने आप में एक वाइटल प्रोसेस है, इसलिए बहुत सारे बैरियर जो हैं वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट को स्पॉइल करते हैं, बिगाड़ते हैं, ख़राब करते हैं। स्पॉइल की जगह हम मार्क शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैकेनिकल बैरियर सबसे पहला हमारा बैरियर है। एंड यू पीपल नो कि 80% टुडे 80 और 90% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन सम टेक्नोलॉजी, सम मैकेनिज्म एंड सम मशीनरी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर जस्ट मशीनरी, इफ़ द मैकेनिज्म दैट इज़ कैरिंग फॉरवर्ड आवर कम्युनिकेशन, इफ़ द टेक्नोलॉजी दैट इज़ कैरिंग फॉरवर्ड आवर कम्युनिकेशन, इफ़ दैट टेक्नोलॉजी क्रिएट्स सम क्रियास, तो सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है दैट वुड बी अफेक्टेड एंड वी वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट 100% इम्पैक्ट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू अस। कुछ पॉसिबल मैकेनिकल बैरियर क्या है? डिफेक्टिव टेलीफोन लाइंस हैं, पुअर नेटवर्क है, वायरस अटैक ऑन कंप्यूटर है। अगर आपका कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेव है और वायरस अटैक हो जाता है तो आपका सारा का सारा डेटा करप्ट हो जाता है। अगेन देयर कम्स पुअर एक्स्टिक्स, साइंस ऑफ साउंड ऑफ द मीटिंग प्लेस। एक्स्टिक का मतलब होता है साइंस ऑफ साउंड्स, यानी कि साउंड हमारा आपने देखा होगा कोई रूम जो है वो बहुत लंबे टाइम से अगर बंद पड़ा रहता है तो साउंड वहाँ पर जो है वाइब्रेट करती है। तो मीटिंग प्लेस का जो एक्स्टिक है अगर वो भी पुअर है तो वो भी हमारी साउंड क्वालिटी को, यानी कि कम्युनिकेशन को इम्पेक्ट करेगा, ख़राब करेगा। माल फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का जो माल फंक्शनिंग है, माल फंक्शनिंग का मतलब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग जो है, वो भी आपके कम्युनिकेशन को प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। वीक माइक्रोफोन, अगर माइक्रोफोन जो आप यूज़ कर रहे हैं दैट आर वीक, तो दैट विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द डिज़ायरस इम्पैक्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन हार्ड कॉपी में है तो स्प्रेड ऑफ इंक है, डल एंड फेडेड हैंडराइटिंग है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप ये नोट्स पीडीएफ से पढ़ रहे हैं और इस नोट्स के ऊपर इंक का स्प्रेड हो जाता है, इंक बिखर जाती है ना, या फिर हमारी हैंडराइटिंग डल हो जाती है, फेडेड हो जाती है, तो भी आप नहीं पढ़ पाते हैं।
पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी है, या ओवरलैपिंग ऑफ कलर का मतलब है कि कलर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े होना। जैसे ये रेड कलर है, रेड कलर का अगर बैकग्राउंड है और उस पर डार्क रेड से अगर आप लिख देंगे तो वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाएगा और उसमें आपको रीडेबल नहीं रहेगा वो। Again there comes atmospheric effects due to rough, stormy, cloudy, rainy weather, especially on TV and radio। आपने देखा होगा जब रफ वेदर होता है, क्लाउडी वेदर होता है, रेनी वेदर होता है, तो टीवी और रेडियो की पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी दोनों ही अफेक्ट हो जाती हैं। इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू गेट द करेक्ट communication, proper communication। तो these are some of the types of examples of mechanical barrier। और mechanical barrier इसीलिए important है क्योंकि आज हमारा जो 90% communication है that is entirely based on some technology and mechanism। अगला हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर में क्या होता है कि देयर आर 3 बैरियर्स, नॉइज़, डिस्टेंस एंड टाइम। तो नॉइज़ क्या है आपको पता है, ये अलग से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आएगा कि हाउ नॉइज़ डिस्ट्रैक्ट आवर कम्युनिकेशन। नॉइज़ जो है वो हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करती है, नॉइज़ हमारे कम्युनिकेशन को ख़राब करती है एंड डज़ नॉट लेट अस क्रिएट द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द वे वी आर एस्पायरिंग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नॉइज़ एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल वी आर टॉकिंग ऑन टेलीफोन, तो अगर इफ़ नॉइज़ इज़ कमिंग फ्रॉम द ईदर एंड ऑफ द टेलीफोन, तो ये हमारी नॉइज़ की क्वालिटी को बिल्कुल जो हमारा कम्युनिकेशन की क्वालिटी है उसे प्रॉपरली पूरा तरह से स्पॉइल कर देती है और इट डज़ नॉट लेट अस क्रिएट द डिज़ायरस इम्पैक्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन इन एन इम्प्रेसिव एंड इन्फ्लुएंशियल वे। In case of arriving noise, we are not able to listen to one another and we are unable to focus on what is being delivered। अगर नॉइज़ आ रहा है तो हम उस केस में जो है वो दूसरे को फोकस नहीं कर पाते हैं स्पीकर पर और हमारी कम्युनिकेशन हमारा ख़राब हो जाता है। नॉइज़ डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ बोथ द लिसनर एंड द स्पीकर। नॉइज़ अगर आपको कुछ नहीं याद रहता है तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि नॉइज़ जो है वो दोनों का ही अटेंशन डाइवर्ट करती है, चाहे वो स्पीकर हो या लिसनर हो। तो इस तरह से नॉइज़ हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉइज़ हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करता है और कैसे करता है कि इधर इट इज़ कमिंग एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन और कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दोनों ही तरीके से ये हमारे कम्युनिकेशन की क्वालिटी को 100% क्रिएट नहीं होने देता और जब 100% इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता तो कम्युनिकेशन की क्वालिटी डल हो जाती है। और दूसरा ये है, ये याद रखिएगा कि नॉइज़ दोनों का ही अटेंशन डाइवर्ट करता है, लिसनर का भी और रिसीवर का भी। अगला आता है फिजिकल बैरियर में डिस्टेंस। डिस्टेंस आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दे आर एट डिस्टेंट प्लेसेस, वो दूर दूर खड़े हैं एंड माइक्रोफोन इज़ नॉट अवेलेबल ओवर देयर, mic quality is improper, there is no availability of mic, so in that case we are not able to listen to one another। if the receiver is, example दिया है, if the receiver is at a distance of more than 50 feet, he will not be able to, or he will not be audible to his or her audience। then there comes time। physical barrier का थर्ड एग्जाम्पल है टाइम, थर्ड टाइप कह सकते हैं। टाइम अमेजिंगली प्लेज एज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे मैसेज डिलीवर्ड आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ सम इवेंट एट द निक ऑफ द टाइम। एट द निक ऑफ द टाइम का मतलब है एकदम एन टाइम पर, एन वक्त पर। और तो अगर हम शेड्यूल्ड टाइम के बाद कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं या फिर एन टाइम पर एट द निक ऑफ द टाइम कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो इट डज़ नॉट हैव एनी मीनिंग एंड एंटायर मीनिंग गेट्स लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल दिए हैं, वो आप भी क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप भी अपने एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ए मैरिज इन्विटेशन कार्ड डिलीवर्ड आफ्टर वंस द मैरिज फंक्शन इज़ ओवर। मैरिज इन्विटेशन कार्ड अगर मैरिज फंक्शन ओवर होने के बाद आता है तो इट डज़ नॉट हैव एनी मीनिंग। A circular of debate competition reaches to us just after half an hour before the event। अगर कोई डिबेट कंपटीशन का सर्कुलर हमारे पास केवल इवेंट शुरू होने से आधे घंटे पहले आता है तो वी आर नॉट एबल टू बी अवेलेबल फॉर द कंपटीशन। द ऑर्डर ऑफ एंकरिंग एनी शो, एनी मेगा शो
इवेंट रीचेस टू अस जस्ट बिफोर 1 डे प्रायर। अगर कोई बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है, एल्यूमिनाई मीट होने वाली है या फिर स्पोर्ट्स फेस्ट का मीट होने वाला है और आपको बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में आपको नोटिस मिलता है, तो ये भी, इसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं रह जाएगा, बिकॉज इतने शॉर्ट टाइम में यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो इसलिए फिजिकल बैरियर में हमारे 3 टाइप हैं, नॉइज़, डिस्टेंस और टाइम। आगे चलते हैं सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सीमेंटिक इज़ रिलेटेड टू साइंस ऑफ वर्ड्स, सीमेंटिक इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, एंड यू नो वेरी वेल दैट लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट ए गेम ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। तो सोचिए, अगर सीमेंटिक बैरियर लगेगा, क्योंकि सीमेंटिक तो संबंधित ही, रिलेटेड ही लैंग्वेज से है, तो अगर किसी कम्युनिकेशन में सीमेंटिक बैरियर लग रहा है तो सोचिए उस कम्युनिकेशन का पूरा इम्पैक्ट कितनी बुरी तरह से स्पॉइल होगा। तो सीमेंटिक बैरियर कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा, टू द वर्स्ट का मतलब सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं। द कम्युनिकेटर कैसे ख़राब करते हैं? द कम्युनिकेटर मीन्स टू से समथिंग एंड द रिसीवर टेक्स इट इन अनदर मीनिंग। कम्युनिकेटर कहना कुछ चाहता है और रिसीवर इसे किसी और तरीके से ले लेता है, तो इस तरह से जो है ख़राब हो जाता है। अगला है डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। आपने देखा होगा प्रोनाउंसिएशन अगर डिफरेंट है, जैसे केरलाइट पीपल का डिफरेंट होता है, साउथ इंडियन का डिफरेंट होता है, या फिर अगर हम बात करें तो इंग्लिश तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और इंडियन प्रोनाउंसिएशन आर एंटायरली डिफरेंट। तो ब्रिटिश पीपल माइट फील डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वी इंडियंस, एंड वी इंडियंस आल्सो साइमल्टेनियसली फील वेरी डिफ़िकल्ट एंड ऑकवर्ड टू कॉम्प्रिहेंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटिश पीपल। एक्सेंट और डायलेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी भाषा में उस क्षेत्र का रीजनल टच होना। रीजनल टच का मतलब क्या होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो जैसे आप देखते हैं कि हिंदी हम सभी बोलते हैं, लेकिन जो हमारे मेरठ की हिंदी है वो बहुत थोड़ी सी अक्खड़ हो जाती है। लखनऊ पीपल जो होते हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली, मैनरली बोलते हैं। इसी तरह से अवध के लोगों की भाषा बिल्कुल अलग होती है, व्रज के लोगों की भाषा बिल्कुल अलग होती है, जारो है, खारो है ना। मेरठ के लोगों की होती है, अरे आजा इधर आजा, है ना, बद्दल आ गए। तो ये सब जो है, हिंदी तो सभी बोलते हैं, लेकिन चूँकि आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि भारत में हर 20 किलोमीटर्स पर भाषा का अलग प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो ये भाषा का क्षेत्र के अनुसार जो प्रभाव है, रीजनल टच जो है भाषा में, लैंग्वेज में, उसी को एक्सेंट और डायलेक्ट बोलते हैं। लेकिन डिफरेंट होने के कारण से कभी कभी बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है कम्युनिकेशन को समझना एक दूसरे को, जब दो अलग अलग रीजन्स के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगला आते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स भी बहुत सारे होमोफोन्स होते हैं, होमोनिम्स होते हैं, है ना। तो होमोनिम्स और होमोफोन्स भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं टू अंडरस्टैंड वन अनदर, एक दूसरे को समझने में। कि इंडियन माइट फील डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, एंड ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश पीपल माइट बी अनकम्फर्टेबल टू अंडरस्टैंड इंडियन पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। होमोफोन्स और होमोनिम्स, होमोग्राफ्स भी डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, क्योंकि दीज आर क्वाइट सिमिलर टू वन अनदर। ये क्वाइट सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल ऑफ, वेदर, देन, वंस, स्टेशनरी, है ना। अब आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। सीमेंटिक बैरियर में अगला हो सकता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है कि समटाइम्स आपको जो है, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको ओरिजिनल लिखा हुआ नहीं मिलता है, उसका कहीं से वो ट्रांसलेशन फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर ट्रांसलेटर ने कुछ माइनर सी भी मिस्टेक करी हुई है तो वो जो फॉल्टी ट्रांसलेशन है, दैट विल एंटायरली मार द इम्पैक्ट, दैट विल एंटायरली स्पॉइल द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन फिर आपके काम का नहीं रह जाएगा। आप गलत ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे तो गलत ही ग्रास्प करेंगे। अगला आता है मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन। मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन का मतलब है गलत व्याख्या करना। अगर मान लीजिए आपका टीचर आपको, जैसे पोएट्री के जो स्टैंजाज होते हैं, अगर उनका गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया जाए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभ जल थल में, अगर इसका हम गलत तरह से इंटरप्रिटेशन कर दें तो आपको गलत ही समझ में आएगा। तो इफ़ वी आर नॉट बीइंग एबल टू अडॉप्ट द कंप्लीट मीनिंग, द एंटायर कम्युनिकेशन विल लॉस इट्स इम्पैक्ट। यूज़ ऑफ टेक्निकल वोकेबुलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल वोकेबुलरी और टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेक्निकल वोकेबुलरी और टेक्निकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है और एवरेज काइंड ऑफ रीडर इसे नहीं समझ पाता है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज तो वैसे भी टफ ही होती है।
और टेक्निकल वोकेबुलरी का अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे और नॉन टेक्निकल आदमी है तो वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। अगला आता है यूज़ ऑफ ईडियम्स, फ्रेजेस एंड टेक्निकल जार्गॉन्स। ईडियम्स का यूज़ करना, ईडियम्स का मतलब मुहावरे, फ्रेजेस का यूज़ करना, क्योंकि देखिए ईडियम और फ्रेजेस हर एक को तो समझ में आते नहीं है, आम भाषा के तो होते नहीं है, थोड़े से डिफ़िकल्ट, थोड़े से अलग होते हैं, तो इनको समझना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, इनको समझना अच्छा आसान नहीं रहता है और इनकी वजह से भी एक बैरियर पुट ऑन होता है। तो इडियोमेटिक लैंग्वेज हैज़ फिगरेटिव मीनिंग, इडियोमेटिक लैंग्वेज में फिगरेटिव मीनिंग होता है और हिडन मीनिंग होता है, और ये क्योंकि बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग होता है एवरेज काइंड ऑफ लिसनर से, तो यहाँ पर भी अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो भी एक बैरियर पुट ऑन होता है। अगला आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अमेजिंगली समटाइम्स क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी आर वर्किंग, द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी आर एसोसिएटेड विद, वो भी कुछ इस तरह से वो भी कुछ हमारे कामकाज में बैरियर पुट ऑन करती है। उसके कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जो हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है एंड वी आर नॉट एबल टू वर्क विथ फोकस्ड माइंड। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या कहें, पहला है इम्प्रॉपर पॉलिसी मैनेजमेंट। अगर किसी संस्थान का पॉलिसी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, विज़न और मिशन प्रॉपर नहीं है, क्लियर नहीं है, तो भी एक सही से आदमी काम नहीं कर पाता और कम्युनिकेट नहीं कर पाता। हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, देखिए रूल्स तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रूल्स अगर ओवर हार्ड हैं, ओवर स्ट्रिक्ट हैं या फास्ट चेंज हो रहा है रूल्स में, जैसे आपने देखा होगा जब टाइम टेबल बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होता है तो यू आर वेरी अनकम्फर्टेबल टू कोप अप विद द चेंजिंग टाइम टेबल। तो एक बार हो जाए कोई टाइम टेबल में चेंज तो चलता है, लेकिन अगर बार बार रोज़ वीकली बेसिस पर चेंज हो रहा है तो भी आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। अगला आएगा, जैसे एग्जांपल हमने दिए हैं, फ्रीक्वेंट चेंज इन टाइम टेबल, फ्रीक्वेंट चेंज इन मेन्यू, है ना, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गेम्स रूल्स, अगर गेम रूल में बार बार चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंट चेंज इन सिलेबस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको तो देख ही लीजिएगा। तो ये भी बहुत हमारा कम्युनिकेशन में अफेक्ट करते हैं। अगला आता है डोमिनेटिंग और बॉसी एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स एंड बॉस। अगर आपके सीनियर का बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बॉसी एटीट्यूड है तो दैट विल आल्सो हिंडर यू टू कम्युनिकेट वेल। अनएम्पैथेटिक डीलिंग ऑफ मैनेजमेंट की डीलिंग अगर अनएम्पैथेटिक है, एम्पैथी का मतलब होता है कि आप जितने सेंसिटिविटी से अपने दुखों को समझते हैं उतनी ही सेंसिटिविटी से, उतनी ही संवेदनशीलता से आप दूसरे के दुखों को भी समझें। लेकिन अगर मैनेजमेंट अनएम्पैथेटिक है, अगर मैनेजमेंट आपके दुखों को नहीं समझ पा रहा है, आपने कहा कि मेरे ब्रदर की शादी है ना, और मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं और आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपके मैनेजमेंट ने कह दिया कि नहीं ब्रदर की तो शादी है, तुम्हारी तो नहीं है, तुम नहीं जा सकते। या फिर आपने कहा कि मेरी सासू माँ का डेथ हो गया है, तो उन्होंने कहा कि सासू माँ की डेथ होने से क्या होता है, वो तुम्हारी अपनी माँ थोड़ी ना है। तो ये अगर ऐसा कुछ अनएम्पैथेटिक डीलिंग है मैनेजमेंट की तो आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड और बहुत ज़्यादा मतलब एक ट्रैप्ड फील करने लगते हैं, मतलब बंदी बना हुआ, कैप्चर्ड फील करने लगते हैं और उस कंडीशन में आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अनप्रोफेशनल एम्बियंस, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्बियंस का मतलब है वातावरण, यानी एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं, जो एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अनप्रोफेशनल एम्बियंस है तो भी ट्रॉलिंग होती है, वहाँ पर डिस्प्यूट्स होते हैं कलीग्स के बीच में, कोवर्कर्स के बीच में, लैग पुलिंग होती है, बैकबाइटिंग होती है, तो भी आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। अगला आता है लूज़ ग्रिप ऑफ अथॉरिटीज़ की ग्रिप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि अधिकारियों का जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, उसमें क्या होता है कि आप अपने सीनियर से कहते हैं और आपका सीनियर अपने सीनियर से कम्युनिकेट करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सीनियर की उनके सीनियर के ऊपर अगर ग्रिप कमज़ोर है, आपने कोई प्रॉब्लम कम्युनिकेट करी, आपने मान लीजिए ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम कम्युनिकेट करी कि क्लासरूम में कर्टेंस नहीं है, तो आपने ये प्रॉब्लम अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करी। अब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट वो प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है बार बार आप कहते हैं, लेकिन उस छोटी सी प्रॉब्लम का सल्यूशन वो अपने डायरेक्टर से नहीं निकल पा रहा है, तो इसका मतलब है फिर आप दूसरी तीसरी बार के बाद आप नेक्स्ट टाइम आप कभी भी उससे अपनी प्रॉब्लम कम्युनिकेट करने से हेजिटेट करेंगे। तो लूज़ ग्रिप ऑफ अथॉरिटीज़ भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में बैरियर लगाने के लिए।
अगला आता है डिले इन सैलरी, रेमुनरेशन एंड वेजेस। अगर आपका संस्थान आपको सैलरी देने में डिले करता है, वेजेस और रेमुनरेशन देने में डिले करता है, तो भी आप जो है आपका सारा दिन माइंड डाइवर्ट रहता है और आप सही से काम नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बाधित होता है, यानी बैरियर लगता है। अगला आता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर गोल्स। अगर फ्यूचर गोल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो आप स्टैग्नेंट फील करने लगते हैं। अगला आता है जॉब इनसिक्योरिटी। जॉब इनसिक्योरिटी से भी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, यानी कि इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, लाइटनिंग, नॉन एसी रूम्स, माल फंक्शनिंग मशीनरी। कहीं कहीं मशीनरी जो है आउटडेटेड माल फंक्शनिंग और आउटडेटेड मशीनरी है ना, या फिर डिफेक्टिव मैकेनिज़्म है तो भी आप जो है काम नहीं कर पाते हैं। ये फिज़िकल फैसिलिटीज़ का लैक है। लैक का मतलब कमी। अगला आता है पार्शियल, बायस्ड और प्रेजुडाइज्ड डीलिंग ऑफ बॉस एंड अदर ऑफिसर्स। अगर आपके ऑफिसर्स और आपके बॉस की डीलिंग जो है वो पार्शियल है, बायस्ड है, प्रेजुडाइज्ड है, वो किसी और से किसी एक से कुछ व्यवहार करते हैं और किसी दूसरे से उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, आपके साथ उनका व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है, तो आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उनसे अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो ये हमारे कुछ जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स से। अब आता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्योंकि इनहेरिटेड होते हैं तो बाय बर्थ, इनहेरिटेड बाय बर्थ, तो ये इनमें ग्रेटर एफर्ट्स चाहिए इनको ओवरकम करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए। क्या है? पहला है एज ऑफ द लिसनर, है ना। कभी कभार एज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और हिंडरेंस लगाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 95 ईयर्स ओल्ड पर्सन से ये बोलेंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और आप विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड आप कोई भी PDF, कोई भी बुक आप पूरी की पूरी दूसरे बच्चे को भेज सकते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से अगर आप फैशन के नए नए ट्रेंड्स की बात करेंगे ओल्ड एज पर्सनस तो दे विल बी वेरी अनईजी एंड अनकम्फर्टेबल कि ये क्या फ़ैशन है। और इस इन द साइमल्टेनियसली इन द वेरी सेम वे अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी की बात बहुत छोटे बच्चे से कहेंगे तो वो बहुत छोटा बच्चा भी उतना सब कुछ ग्रास्प नहीं कर पाएगा। अगला आता है जेंडर बायस। हमारे इंडिया में क्या है बेसिकली स्पेसिफिकली कि वी आर जेंडरली डिस्क्रिमिनेटेड। हमने जेंडर बेसिस पर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन इम्प्लीमेंट कर रखे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी। तो उसमें क्या होता है कि गर्ल्स आर बेसिकली टेंड टू डू सम हाउस होल्ड कोरस एंड बॉयज़ आर बेसिकली सपोज टू डू कि वो बाहर के काम करेंगे। तो जब एक जनरली क्या होता है कि व्हेन ए बॉय इज़ आस्क्ड टू डू सम वर्क टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी, to wash the utensils, है ना, तो he might be feel uncomfortable. In the very same way if the girls are told to do कि जाओ बैंक चले जाओ ये बिल जमा कराए आओ, तो they might feel uncomfortable और इस तरह से जो है कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ भी पुट ऑन होता है। हालांकि आजकल तो एक्सेप्शंस हैं। अगला आता है बायस्ड, प्रेजुडाइज्ड एंड पार्शियल एटीट्यूड ऑफ लिसनर। अगर लिसनर का इन केस ऑफ हैविंग इंक्लाइनेशन का मतलब झुकाव, अगर लिसनर का झुकाव दूसरी पार्टी की तरफ है, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत टाइम से एक प्रोडक्ट, एक पार्टी को वोट करते आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट को वोट करते आ रहे हैं, तो क्या होगा कि आप दूसरी पार्टी के लिए उतने सेंसिटिव नहीं हो पाएंगे। अगला आता है लैक ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज की जो कमी है, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए बैकग्राउंड नॉलेज होना थोड़ा ना थोड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप ब्लैंक माइंडेड हैं तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो आप समझ पाएंगे। अगला आता है हार्श, रफ, इरिटेटेड टोन ऑफ द लिसनर। अगर लिसनर की टोन हार्श है, इरिटेटेड है, रफ है, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो ही जाएगा। तो स्वीट टेम्पर्ड होना चाहिए। अगर स्वीट टेम्पर्ड नहीं है, हार्श, रफ, इरिटेटेड टोन है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम डाइवर्ट हो जाएंगे। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द लिसनर। देखिए पीपल वेरी करते हैं, वेरी का मतलब अलग अलग होते हैं, कॉमन सेंस में, इंटेलेक्चुअल लेवल में, और हर तरह से अलग अलग होते हैं। स्पीकर अगर डेलिब्रेट नहीं है लिसनर के मेंटल लेवल को जज करने के लिए, तो वो कभी भी मतलब हमें जब भी अपनी वॉइस डिलीवरी करनी है तो हमें लिसनर के मेंटल लेवल को जज करते हुए करनी है। अगर हम मेंटल लेवल को जज करते हुए नहीं करेंगे तो फिर हम क्या होगा,
हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है हम तो सोच रहे हो कि ये बड़ा इंटेलेक्चुअल है और हम उसके सामने उसी लेवल से कर रहे हैं, तो हम परेशान हो जाएंगे और हमारा कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगला आता है स्टेटस बैरियर। देखिए, स्टेटस बैरियर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर और लोअर स्टेटस ऑफ द स्पीकर एंड लिसनर आल्सो क्रिएट्स ए बैरियर टू अंडरस्टैंड वन अनदर, एंड दिस वी कैन अंडरस्टैंड फॉर दिस एग्जाम्पल। जब एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन किसी रिक्शा पुलर से मिलता है तो ही माइट फील ऑकवर्ड टू कम्युनिकेट विद हिम। इन द वेरी सेम वे ए बॉय फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड मे फील ऑस्ट्रक to see the glamorous environment of the multinational company और corporate culture। अब आते हैं कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर भी अराइज होते हैं, कब होते हैं? इन डिफरेंट कल्चर्स बिलीव्स और ट्रेडिशंस, रिचुअल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब जब भी आप अलग अलग कल्चर में जाएंगे तो वहाँ के बिलीव्स, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के रिचुअल्स क्वाइट डिफरेंट होंगे। तो कल्चरल बैरियर अराइज होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ सिमिलैरिटीज़ अमंग द डिफरेंट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है कि डायलैक्सिया हो सकता है, डायलैक्सिया में जल्दी भूलने की बीमारी, नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो एक आदमी अगर डायलैक्सिया से सफ़र कर रहा है या नर्वस डिसऑर्डर्स हैं या वो साइज़ोफ्रेनिक है, तो उसको समझाना और उसको डील करना, उसको एक बार में अपनी स्पीच डिलीवर करना बहुत कठिन हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर भी कम्युनिकेशन की क्वालिटी को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अगला, तो ये तो कुछ बैरियर्स थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, और 2 मार्क्स में तो जो है नॉइज़ एज ए बैरियर आएगा ही। अब आते हैं मेथड्स ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2023 के लिए। और अगर हम बात करें तो टू मेक द पैराग्राफ रीडेबल, इन्फ्लुएंशियल एंड इम्प्रेसिव, राइटर में यूज़ वेरियस मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं? कॉज एंड इफेक्टिव मेथड है। मेथड और ऑर्डर एक ही चीज़ है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेथड है, इंटरप्टेड मेथड है, स्पेशल मेथड है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, अलग से भी आ सकता है। क्रोनोलॉजिकल मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव और इंडक्टिव ऑर्डर है, देन लिनियर ऑर्डर है, डिडक्टिव ऑर्डर है, लिनियर ऑर्डर है, एक्सपोजिशन है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है, फैक्ट फिगर एंड स्टैटिस्टिकल मेथड है, और एग्जाम्पल और इलिस्ट्रेशन मेथड है। आइए बात कर लेते हैं, छोटे छोटे मेथड्स हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट मेथड, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दिस मेथड हाईलाइट्स, ये 2 चीज़ों को हाईलाइट करता है। R2 काज एंड इफेक्ट मेथड R2 को डिस्क्राइब करता है, रीज़न और रिज़ल्ट। तो किसी मेथड का रीज़न क्या है या कॉजेज़ क्या है बिहाइंड एन इवेंट टू हैपन। कोई भी इवेंट होती है तो उसके पीछे रीज़न और कॉजेज़ क्या हैं, एंड जब एक इवेंट हैपन हो गई तो कॉन्सिक्वेंसेस और रिज़ल्ट या आउटकम क्या होंगे उस हैपनिंग के। ठीक है, तो R2 पर बेस्ड है, रीज़न क्या है और रिज़ल्ट क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एन इवेंट टू हैपन एंड व्हाट इज़ द रिज़ल्ट एंड आउटकम ऑफ दैट इवेंट या ऑफ दैट हैपनिंग। अगला आता है हमारा कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेथड। ये मेथड हाईलाइट करता है, क्या हाईलाइट करता है? द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस किसके बीच में? चीज़ों के बीच में, थिंग्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में, सिचुएशंस के बीच में और सर्कमस्टेंसेस के बीच में। दिस मेथड इज़ आल्सो यूज्ड टू एक्सप्लेन बिटवीन 2 subjects, options, concepts, ideas, aspects and mindset, etc. And finally this method is very useful to analyze which method is best among the all, या which option is the best, which option is the best। तो फिर से देख लीजिए, ये मेथड क्या करता है? हाईलाइट करता है पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस इन सब चीज़ों के बीच में, और फाइनली डिसाइड करने में हेल्प करता है कि विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट। इंटरप्टेड मेथड आल्सो इज, इंटरप्टेड वर्ड जो है, इंटरप्शन जो है वो हालांकि पॉजिटिव टर्म नहीं है प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए, लेकिन इवन देन वाइल राइटिंग पैराग्राफ इंटरप्शन मेथड इज़ यूज्ड। कहाँ यूज़ होता है? टू गिव ए टर्न टू द लाइन ऑफ थॉट, जहाँ पर हमें टर्न देना हो, मोड़ देना हो लाइन ऑफ थॉट को,
to change the paragraph, to change the idea, thought and opinion and to introduce a new concept. तो जब कभी भी हमें लाइन ऑफ थॉट को एक टर्न देना हो, मूव करना हो, आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, एस्पेक्ट को चेंज करना हो, ओपिनियन को चेंज करना हो या फिर एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराना हो, वी कैन यूज़ इंटरप्टेड मेथड। अगला आता है स्पेशल मेथड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ सकता है। स्पेशल इज़ रिलेटेड टू स्पेस। एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। एक तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मेथड है, यानी कि डिस्क्रिप्शन इसमें होता है जहाँ पर आइटम्स और थिंग्स जो हैं वो कैसे अरेंज करी जाती हैं इन ऑर्डर टू देयर फिजिकल अपीयरेंस और इन ऑर्डर टू देयर फिजिकल लोकेशन। मतलब इसमें आइटम्स को उस तरह से डिस्क्राइब करा जाता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मेथड है, तो डिस्क्रिप्शन उस तरह से दिया जाता है जिस तरह से वो फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग दिखती हैं। Spatial method is used to describe the location of things in which they appear in shape. जिस तरह से वो शेप वाइज दिखती हैं, अगर वो शेप वाइज राउंड शेप में दिख रही हैं तो उनका उसी तरह से डिस्क्रिप्शन करा जाता है। रेक्टेंगुलर शेप में है तो वो उस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे। सर्कुलर शेप में है तो आप उस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। ओवल शेप में है तो आप उस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। एंड इफ़ द थिंग्स आर अपीयरिंग इन सिलेंड्रिकल शेप तो आप उसे उस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। दिस मेथड, अब ये मेथड यूज़ कहाँ होता है? दिस मेथड इज़ यूज टू डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ मशीन। ये मेथड पार्ट्स ऑफ मशीन को डिस्क्राइब करने में यूज़ होता है। मेजरमेंट ऑफ एरिया को डिस्क्राइब करने में यूज़ होता है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने में यूज़ होता है। ये देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। एक तो पार्ट्स ऑफ मशीन को डिस्क्राइब करने में, मेजरमेंट ऑफ एरिया, लैंड, जैसे आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये मेथड यूज़ करेंगे। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। अगला आता है हमारा क्रोनोलॉजिकल मेथड। ये जो क्रोनोलॉजी है दैट रेफर्स टू टाइम। क्रोनोलॉजी का मतलब है टाइम। In this method, events are described in the order as they occur in order of time. इसमें events कैसे describe करी जाती हैं, जैसे कि वो ऑर्डर टाइम के ऑर्डर में दिखती हैं। In this order, events are occurred from first to last. इसमें एक तो first to last sequentially होती हैं अरेंज करके in terms of time, टाइम के टर्म में, जिस तरह से वो फर्स्ट से लास्ट तक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से प्रायोरिटाइज बेस पर होती हैं, इस तरह से उनको डिस्क्राइब करा जाता है। और बेसिकली कहाँ यूज़ करा जाता है? हिस्टोरिकल इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, प्रोसेस और प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आई टुक बर्थ इन इतने, फिर 3 के बाद 19 के बाद 25, फिर ये। अब आता है इंडक्टिव मेथड। ये भी इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये हमारा चार्ट है, इसको देख लीजिएगा। टाइम, हिस्टोरिकल इवेंट्स और सीक्वेंशियल ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। क्रोनोलॉजिकल मेथड इज़ रिलेटेड टू टाइम, और इसमें क्या होता है? हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं और सीक्वेंस वाइज इवेंट होते हैं। अब आता है हमारा इंडक्टिव ऑर्डर। इंडक्टिव ऑर्डर में हमें क्या करना होता है? जनरल स्टेटमेंट से पार्टिकुलर की तरफ मूव करना होता है। यानी हम पहले जनरलाइज करेंगे कोई भी चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे पेड़ हरे होते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें ये क्या कहते हैं, प्राणवायु देते हैं। इस तरह से हम, तो इनके बेसिस पर फिर हम क्या करेंगे? पर्टिकुलराइज करेंगे कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेड़ बचाना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं? जनरल स्टेटमेंट पहले देंगे और ऑन द बेसिस ऑफ जनरल स्टेटमेंट हम एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट देंगे, या फिर हम उन जनरल स्टेटमेंट का एक कंक्लूज़न निकाल के एक सेंटेंस देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल स्टेटमेंट वी रीच टू कंक्लूज़न। देखिए मैंने बताया था ना अभी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जनरल स्टेटमेंट, उन जनरल स्टेटमेंट के बेसिस पर आप एक कंक्लूज़न देंगे। टॉपिक सेंटेंसेस में क्योंकि हमें कंक्लूज़न देना होता है, तो टॉपिक सेंटेंसेस में लास्ट सेंटेंस होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल थ्योरम में आप पूरे थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं एंड देन रीच टू कंक्लूजन एंड यूजुअली से हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो ये एग्जांपल है। अब आते हैं डिडक्टिव ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिडक्टिव ऑर्डर जो है रिवर्सल ऑर्डर है किसका? इंडक्टिव ऑर्डर का। इसमें हम कहाँ मूव करते हैं? पार्टिकुलर स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट पर। हम ये कहते हैं कि आज भारत का मशीनीकरण हो चुका है ना, ये हमारा पार्टिकुलर स्टेटमेंट है। फिर
फिर हम इस स्टेटमेंट को इलेबोरेट और एक्सप्लेन करते हैं वन बाई वन। वी स्टार्ट विथ टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हैं तो हम टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव में क्या था, टॉपिक सेंटेंस लास्ट में आ रहा था, और इसमें क्या है, हम टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, की सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। लेटर ऑन हम क्या करते हैं, उस टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन और इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और इलेबोरेट करते हैं। डिडक्टिव मेथड कहाँ जनरली यूज़ होता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में, मैगज़ीन हेडलाइंस में, जहाँ पर हमें हेडलाइन पहले मिलती हैं और हेडलाइन के बाद हम उसका एलेबोरेशन या डिटेल में जाते हैं। अगला आता है हमारा लीनर ऑर्डर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लीनर ऑर्डर प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में। इस मेथड में हम डिस्क्राइब करते हैं इवेंट को पॉइंट टू पॉइंट। लीनर मेथड में वन लाइन एंड थॉट इज़ वेल कनेक्टेड टू द अदर वन, हैंस द एलिमेंट ऑफ कोहेरेंस इज़ वेल मेंटेन्ड इन लीनर मेथड, क्योंकि हर इवेंट को, हर लाइन ऑफ थॉट, हर थॉट जो है वो अगले लाइन, अगले थॉट से वेल कनेक्टेड होता है। क्योंकि वेल कनेक्टेड होता है तो एलिमेंट ऑफ कोहेरेंस वेल मेंटेन्ड हो जाता है, और ऑल द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ आर इंटरकनेक्टेड। इसमें पैराग्राफ के सारे सेंटेंस इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एक्सपोजिशन मेथड, एक्सपोजिशन इज ए टाइप ऑफ ओरल और रिटन मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स एंड डेवलपिंग पैराग्राफ। एक्सपोजिशन जो है वो ओरल और रिटन मेथड है जिसमें हम इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं और पैराग्राफ को डेवलप करते हैं। एक्सपोजिशन मेथड इज़ बेसिकली यूज्ड टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब एंड टू इन्फॉर्म। इसमें टॉपिक सेंटेंस जो है यूजुअली फर्स्ट सेंटेंस होता है, और एंटायर पैराग्राफ जो है वो टॉपिक सेंटेंस का एक इलेबोरेशन, एक व्याख्या, एक एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेशन एक्सप्लेनेशन होता है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन मेथड, इन दिस मेथड राइटर बिगिंस बाय एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम। इसमें जनरली प्रॉब्लम एक्सप्लेन होती है, फिर वो ऑफर करता है सॉल्यूशन या मल्टीपल सॉल्यूशंस या ए सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस। In this method, writer is trying to convince the reader with his solution. The paragraph becomes influential and winning, and also leaves an indelible impression onto the minds of receivers. For example, the problem of pollution may be solved by human efforts only. Beggar problem can be rooted out if the beggars are offered with employment opportunities, not money. अगला आता है हमारा, मतलब इसमें क्या है कि इसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मेथड में प्रॉब्लम तो दी जाती है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, और अगर सॉल्यूशन विनिंग होते हैं यानी रीडर्स को पसंद आते हैं तो पैराग्राफ अपने आप में बहुत ही विनिंग बन जाता है, और जो पैराग्राफ राइटर है उसका एक इंडेलिबल इम्प्रेशन जाता है, अमिट छाप जाती है। अगला आता है हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टेटिस्टिक्स मेथड। these facts and detail will help the development of many important topics but not ये जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं और स्टेटिस्टिक्स हैं, ये हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनके कारण से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डेवलप कर पाते हैं, लेकिन जो फैक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली, लॉजिकली, रिसर्चफुली इन्वेस्टिगेटेड होने चाहिए और प्रॉपरली यूज़ करे जाने चाहिए। जो भी फैक्ट आप यूज़ करने जा रहे हैं, जो भी डेटा आप यूज़ करने जा रहे हैं, आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो डेटा प्रॉपरली रिसर्च्ड है या नहीं है। कई बार आप डेटा गूगल से भी उठाते हैं या कहीं से साइट से उठाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि डेटा में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आपको कई सोर्सेज से क्रॉस चेक कर लेना होगा कि जो डेटा आप यूज़ करने जा रहे हैं वो डेटा अपने आप में प्रॉपर है या नहीं है, लॉजिकल है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है। All the fact, figure and statistics that we are going to use should be accurate and properly quoted. Some of the examples are: the average person eats almost 1500 pounds of food a year. The human eye winks an average of 42 lakhs times a year. Walmart generates $30 lakhs in revenue every 7 minutes. अगला आता है हमारा एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन मेथड। एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन मेथड सभी तरह की राइटिंग में यूज़ करा जाता है टू हेल्प सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड सम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। If the writer is going to use examples, the writer does not lose sight of the main idea of the paragraph. अगर हम एग्जाम्पल यूज़ करने जा रहे हैं तो एग्जाम्पल शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड अप विद द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक से डाइवर्जन नहीं होना चाहिए और थिंग्स आसान हो जाती हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाती हैं टू इवन एन एवरेज काइंड ऑफ रीडर अगर हम इफ़ वी आर गोइंग टू कोट एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ मेथड्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्लीज़ आप इसे तैयार करके ज़रूर जाइएगा। अगला आता है हमारा कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। कम्युनिस का मतलब कॉमन है और कम्युनिकेयर का मतलब शेयरिंग है। तो कॉमन शेयरिंग ऑफ थॉट्स, व्यूज़, ओपिनियंस, कॉमन शेयरिंग ऑफ सजेशंस, एडवाइस, कॉमन शेयर ऑफ न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, इमोशन, पैशन, सेंटिमेंट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, फ्रॉम वन पार्टी और ग्रुप टू अनदर पार्टी और ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जनरल कम्युनिकेशन कब यूज़ होता है? देखिए, जनरल कम्युनिकेशन के बारे में तो हम एक दो लाइनें भी कहना चाहेंगे कि बातचीत का दौर जारी रखिए जनाब, बातचीत का दौर जारी रखिए जनाब, अक्सर बंद कमरों में जाले लग जाते हैं। तो कम्युनिकेशन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम बात कर रहे हैं जनरल कम्युनिकेशन की। तो जनरल कम्युनिकेशन हम कब यूज़ करते हैं? जब हम इंटरेक्शन या कन्वर्जन करते हैं, एक्सचेंजिंग करते हैं अपने पर्सनल, कैजुअल और इनफॉर्मल ग्राउंड्स पर। जब हम किसी भी थॉट को इनफॉर्मल, पर्सनल और कैजुअल ग्राउंड्स पर शेयर करते हैं तो वो जनरल कम्युनिकेशन होता है। ये सब देख लीजिएगा, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइंस मैनेजमेंट एसोसिएशन, कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसा बिहेवियर है दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, जिसका रिजल्ट किसी मीनिंग के एक्सचेंज के रूप में निकलता है। न्यूमैन और समर के अनुसार क्या है? कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाई टू और मोर देन टू पर्सन्स। अकॉर्डिंग टू नेट टर्नर, गुड कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूजन एंड क्लैरिटी। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे पर्सनली। गुड कम्युनिकेशन क्या है? ब्रिज है कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी के बीच में। अकॉर्डिंग टू फ्रैड जे मेयर, कम्युनिकेशन क्या है? इंटरकोर्स है बाई वर्ड्स, लेटर्स एंड मैसेजेस। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंडरसन के अकॉर्डिंग क्या है? कम्युनिकेशन एक इंटरचेंज ऑफ थॉट्स है, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन है बाई स्पीच, राइटिंग और साइंस। ये देखिए हमने बताया है। बातचीत करने के लिए वक्त और शब्द नहीं बल्कि मन होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ब्रिज ऑफ मीनिंग है बिटवीन पीपल, एंड बाय यूजिंग दिस ब्रिज वी कैन, एक पर्सन कैन सेफली अक्रॉस द रिवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छा है, लिखा है, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन पे, ये आ सकता है बी सेक्शन में। क्वेश्चन अराइज होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है? टेक्निकल वर्ड जो है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, टेक्ने एंड टेक्टोन। टेक्ने जो है वो ग्रीक का है, टेक्टोन लैटिन का है। और टेक्ने का मतलब है स्किल या आर्ट या क्राफ्ट, और टेक्टोन का मतलब है टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफरिंग है किसका? साइंटिफिकली प्रूव्ड डेटा का, स्टैटिस्टिकल डेटा का, लॉजिकल डेटा का, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। बेसिकली अगर कहा जाए तो टेक्निकल कम्युनिकेशन कन्फाइंड है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक टारगेट के लिए, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। तो द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ डिलीवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू ए स्पेसिफिक ऑडियंस विद ए स्पेसिफिक गोल, दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोफेशनल टास्क है दैट इज़ परफॉर्म्ड जनरली बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, टेक्निकल पर्सन्स, साइंटिफिक कंसल्टेंट्स। टेक्निकल कम्युनिकेशन ऑलवेज ऑफिशियल होता है, टोटली प्रोफेशनल होता है। ये क्वेश्चन बी सेक्शन में आएगा, ज़रूर आएगा इस पर। बहुत आराम से अच्छे से पढ़िए जनरल कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम बात करें जनरल कम्युनिकेशन की तो ये टीचिंग करता है, एंटरटेनमेंट करता है, अम्यूज़ का मतलब भी मनोरंजन करना होता है, और ये क्या करता है? मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देता है। जबकि अगर हम बात करें टेक्निकल की तो टेक्निकल कम्युनिकेशन के बेसिकली 3 पर्पस हैं: इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना और परsuade करना। क्योंकि जनरल कम्युनिकेशन मिरर्स लाइफ एज ए होल, जनरल कम्युनिकेशन में लाइफ को एक साथ देखा जाता है, तो इट कंसर्न्स विद ऑलमोस्ट ऑल द स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मानव जीवन के हर स्फेयर से, मानव जीवन के हर जो है क्षेत्र से संबंधित है। अगला आता है टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन केवल साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे प्रोफेशन से कंसर्न करता है।
अगला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। जनरल कम्युनिकेशन क्योंकि लाइफ को पूरी तरह से मिरर करता है तो इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेशंस ऑफ सोसाइटी। इवन जो प्रोफेशंस टेक्निकल में भी आते हैं वो भी एक जनरल के ही पार्ट हैं, बाद में वो टेक्निकल के पार्ट हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है केवल टेक्निकल प्रोफेशंस को, साइंटिफिक प्रोफेशंस को, मेडिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशंस को, एडवोकेसी को। अब आता है अगला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ वोकेबुलरी। जनरल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ जनरल वोकेबुलरी जैसे वाटर, विनीगर एट्सेट्रा, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन टेक्निकल फिजियोलॉजी होती है, इसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, फ्रेजोलॉजी, ये फ्रेजोलॉजी है। टेक्निकल फ्रेजियोलॉजी या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे वाटर के लिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे H2O, विनीगर के लिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे साइट्रिक एसिड। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव। जनरल कम्युनिकेशन का मोटिव क्या है? कल्चरल अपलिफ्टमेंट, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना। रिक्रिएशनल ज़ील, रिक्रिएशनल का मतलब है मनोरंजनात्मक, मनोरंजनात्मक उत्थान करना, ज़ील करना, लोगों में एक उन्माद भरना। जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन का मोटिव क्या है? साइंटिफिक प्रोग्रेस है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, रिसर्च और इनोवेशन है, ऑलमोस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल, जनरल कम्युनिकेशन में राइटर क्या यूज़ कर सकता है? राइटर बॉम्बास्टिक हो सकता है, बढ़ा चढ़ा कर कह सकता है, ऑर्नामेंटल और फिगरेटिव हो सकता है। टेक्निकल राइटिंग प्रिसाइज्ड होती है, बहुत संक्षिप्त होती है, प्लेन होती है, टू द पॉइंट और अप टू द मार्क होती है। जनरल राइटिंग में हम एक्सेग्रीगेट कर सकते हैं चीज़ों को, बढ़ा चढ़ा कर कह सकते हैं। वी मे इवन यूज़ हिडन मीनिंग और डबल मीनिंग। समटाइम्स वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कभी कभी हमें छिपा हुआ अर्थ भी निकालना पड़ता है, दैट इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। टेक्निकल राइटिंग में क्या होता है? वी हैव टू बी सिंपल, इफेक्टिव, इम्प्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो बियॉन्ड द अप्रोच ऑफ एन एवरेज काइंड ऑफ रीडर होती है। जनरल राइटिंग में ग्रेटर पार्ट ऑफ इमेजिनेशन हो सकता है, जैसे फिक्शन, स्टोरीज़ है ना। जबकि टेक्निकल राइटिंग लॉजिकली होती है, एनालिसिस होती है, और लॉजिकली एनालिसिस होता है फैक्ट, फिगर और डेटा का। कुछ और भी जनरल डिफरेंसेस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो जनरल राइटिंग है ओरल होती है फॉर्म में, जनरली इट इज़ इन रिटन फॉर्म। जनरल राइटिंग में इट डज़ नॉट हैव ए सेट पैटर्न, जबकि इसमें स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक गोल होता है, तो स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्पेसिफिक स्टाइल होता है। जैसे आप रिज्यूमे जब लिखते हैं तो उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, प्रपोजल जब लिखते हैं तो उसका अलग फॉर्मेट होता है। इट इज़ लिटरेरी, बेसिकली ये लिटरेरी होती है, साहित्यिक होती है, और ये साइंटिफिक होती है ना। अगला है टोन इज़ सब्जेक्टिव। यहाँ पर टोन पर्सनल, सब्जेक्टिव का मतलब पर्सनल होती है, यहाँ पर टोन ऑब्जेक्टिव होती है। ऑडियंस यहाँ जनरल होता है, यहाँ स्पेसिफिक होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स आर्टिस्टिक होते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली, स्टेप वाइज और सीक्वेंशियल होते हैं। मोस्टली इनफॉर्मल होती है नेचर में, ये मोस्टली फॉर्मल होती है। जो जनरल है वो नेचुरल टैलेंट है, इनबॉर्न होता है, और ये हमें एक्वायर, लर्न करनी पड़ती है, एक्वायर और स्टडी करनी पड़ती है टेक्निकल राइटिंग। इतने सारे डिफरेंसेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से तैयार करिएगा आई होप। और छोटे छोटे वाले आप अगर जैसे एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट है ना, तो आप इसमें से छोटे छोटे उठा लो, जैसे ये वाला उठा लो, आप ये वाला उठा लो, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स एंटरटेन मोटिवेट, है ना, और छोटे छोटे उठा लो। और नीचे के तो सारे ही अच्छे हैं, नीचे के तो सारे ही छोटे छोटे हैं, है ना। तो आई होप यू वुड लाइक दिस। अब आता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ कंडक्शन के लिए, मल्टीपल एक्टिविटीज़ के स्मूथ कंडक्शन के लिए काम करता है। कम्युनिकेशन ही ना हो तो कैसे काम होगा। अब कम्युनिकेशन जो है वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस फ्लोज में फ़्लो करता है, लेकिन बेसिकली इसके क्या फ़्लो हैं? अपवर्ड फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो, ग्रेपवाइन फ्लो, हॉरिजॉन्टल और लैटरल फ्लो। अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इसमें इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें इट इज़ ए प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन जो है फ़्लो करती है फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ हायरार्की। इसमें लोअर लेवल ऑफ हायरार्की से इंफॉर्मेशन निकलती है, अपर लेवल तक जाती है।
रिकी जी ग्रिफिन के अनुसार अपवर्ड कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है उसमें मैसेजेस होते हैं सबऑर्डिनेट्स से सुपीरियर्स के बीच में। इसमें जो है कम्युनिकेशन कहाँ जाती है, एम्प्लॉई और वर्कर्स के पास से सुपरवाइज़र तक जाती है, फिर डिविजनल हेड, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर को पास होती है, और जनरल मैनेजर जो है फाइनली इसे पास करता है मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। अब आता है अगला, An officer is not expected to be everywhere, so he needs loyal and genuine workers from his employees. एक ऑफिसर तो हर जगह नहीं हो सकता है, इसलिए वो क्या करता है, इसीलिए वो नियुक्त करता है अपने लॉयल वर्कर्स को, लॉयल एम्प्लॉयज़ को, और इस कारण से अपवर्ड कम्युनिकेशन हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की अपनी रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस करने में, आइडियाज़, सजेशन, ओपिनियन, फीलिंग, इमोशन, पैशंस एंड ग्रीवेंसेस। फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट अपवर्ड कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जी हाँ, फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट अपवर्ड कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, बिजनेस डिसीजन बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, कंप्लेंट्स हैं, सर्वे है, फीडबैक फॉर्म है, वर्क रिपोर्ट है, क्वेश्चनेयर्स हैं, सजेशन बॉक्सेस हैं, फोकस ग्रुप्स हैं। अब आता है एडवांटेजेस क्या हैं अपवर्ड के। तो देखिए इसमें क्या होता है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, क्योंकि आप जो है इनविटेशन, आप हर छोटे एम्प्लॉय की जो चिंताएं हैं, हर छोटे एम्प्लॉय का जो क्या कहते हैं डिसीजंस हैं, हर छोटे एम्प्लॉय की सजेशंस हैं, उनको मान सम्मान दे रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, तो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप हो जाती है। फ्लो ऑफ कोलैबोरेशन होता है, यानी कोऑपरेशन होता है, नॉलेज शेयरिंग होता है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं, मतलब कोई पद में छोटा है, लेकिन उसके पास हो सकता है बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन हो, तो नॉलेज शेयरिंग भी पॉसिबल होती है। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट रिच हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, कॉन्जीनियल फेवरेबल हो जाता है, और जब फेवरेबल होता है, कॉन्जीनियल होता है, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी रेज अप होती है, इंक्रीज़ होती है। इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल हो जाता है, प्रॉम्प्ट एप्रिसिएशन, हम फीडबैक इमीडिएट कलेक्ट कर सकते हैं, एप्रिसिएशन कर सकते हैं लोगों का, जिसको अच्छे आइडियाज़ जो देता है, अवार्ड्स दे सकते हैं, रिवार्ड्स दे सकते हैं। एंड इट इज़ बेनिफिशियल टू गेट एन आइडिया ऑफ द एटीट्यूड्स, वर्किंग एफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब आप एम्प्लॉयज़ से 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ का, उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं का पता चलता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन हेल्प करता है क्विक डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, किसी भी प्लान, प्रोजेक्ट और आइडिया के क्विक डेवलपमेंट पर, क्विक एग्जीक्यूशन पर भी में भी मदद करता है। डिसएडवांटेज ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एम्प्लॉयज़ रेयरली इनिशिएट बिकॉज दे अफ्रेड ऑफ बीइंग हाईलाइटेड। इसमें देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इनिशिएट करने में, पहल करने में हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो हाईलाइटेड हो जाएंगे, कभी वो इग्नोर होने के डर से डर जाते हैं, कभी वो इस डर से डर जाते हैं कि उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। If the superiors do not take any decisions, the employees lose confidence in their superiors. अगर सुपीरियर उनके सजेशन को नहीं मानते हैं, उनके आइडियाज़ को वरीयता नहीं देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर देते हैं। ऑफन कई बार मैसेज डू नॉट ट्रैवल अपवर्ड, कई बार मैसेज जो है अपवर्ड ट्रैवल नहीं करते हैं। क्या होता है कि अगर आपके सजेशन अच्छे भी हैं, तो आपका जो बॉस है वो अपने बॉस तक आपके सजेशन नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि मेरा जो जूनियर है उसको कहीं लोकप्रियता ना मिल जाए। सबऑर्डिनेट प्रोवाइड ओनली दैट इन्फॉर्मेशन विच इज़ फेवरेबल टू अपर मैनेजमेंट, कई बार जो है वो सबऑर्डिनेट वही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं जो अपर मैनेजमेंट के फेवर की है, कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस जो हैं वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं अच्छा बनने के चक्कर में। टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। देयर मे बी विलफुल मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को जानबूझकर मैनिपुलेट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। There may arise threat and that superior may react negativity. कभी कभी क्या होता है कि सुपीरियर्स जो हैं वो थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं, और सुपीरियर्स जो है वो नेगेटिविटी
दिखा सकते हैं। अगला आता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। इसमें इंफॉर्मेशन हायर लेवल से प्रोसीड होती है, लोअर लेवल की तरफ जाती है। दिस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड बाय द मैनेजर्स ऑफिसर्स टू कन्वे वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ एट लोअर लेवल्स। एम्प्लॉयज़ रिक्वायर दिस इंफॉर्मेशन फॉर कैरिंग आउट देयर जॉब्स, डूइंग मल्टीपल एक्टिविटीज़, टास्क है मीटिंग देयर मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन। इसमें कैसा होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर वो पास ऑन करता है डिविजनल हेड को, डिविजनल हेड पास ऑन करता है सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र इसको आगे प्रोसीड करता है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को। एग्जाम्पल्स ऑफ डाउनवर्ड क्या है, अनाउंसमेंट है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जॉब इंस्ट्रक्शंस है, सर्कुलर्स हैं, नोटिसेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बड़ा अच्छे से इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराता है। सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फॉलोज द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। इस तरह का कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को मेंटेन करने में हेल्प करता है। This flow of communication is important to give directions, to direct any assignment, job or task before the deadline, to accomplish or any big project or event. Disadvantage of downward communication. Through downward flow of communication, feedback is really slow. इसमें feedback बहुत slow होता है और ये communication जो है motivate नहीं करता है employees को। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैन बी डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्टेड भी करा जा सकता है। इट टेक्स टाइम फॉर द मैसेज टू ट्रैवल। आगे आते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दैट इज़ आल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन। इसको लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ कम्युनिकेट करता है, फ्रॉम बिटवीन पीयर्स, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी और कोवर्कर्स बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट को के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल या लेटरल होता है। जैसे सीएससी डिपार्टमेंट से ईसी डिपार्टमेंट को, ईसी डिपार्टमेंट से अप्लाइड साइंसेज डिपार्टमेंट को। एग्जाम्पल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एल्यूमनाई मीट, लेक्चर्स एंगेजमेंट, फैकल्टी एक्सचेंज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। हॉरिजॉन्टल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ विदाउट डिस्टर्बिंग हायर अथॉरिटी। इसमें हायर अथॉरिटी को डिस्टर्ब करे बिना आप एक दूसरे के सपोर्ट से काम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके डिपार्टमेंट में टीचर्स की कमी है, आपके डिपार्टमेंट में टीचर्स नहीं हैं, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट से टीचर लेकर अपने डिपार्टमेंट का काम निकाल सकते हैं। एडवांटेज क्या है, टाइम सेविंग है। अर्जेंट डिसीजंस में बी टेकन एट स्पॉट विद म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब स्वीकृति से, एक्सेप्टेंस लिख सकते हैं। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस से हम कई इंपॉर्टेंट डिसीज़न ऑन द स्पॉट ले सकते हैं। इमोशनल और सोशल असिस्टेंस मिलती है हमें ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स से। अगर हम बीमार हैं तो हमारा साथी हमारे लेक्चर इंगेज कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेशन आता है, टीम स्पिरिट आती है। इट ब्रिंग्स वार्मथ इन रिलेशनशिप में वार्मथ आती है। डिसएडवांटेज क्या है, इट एनकरेजेस जेलसी आती है इसमें, क्योंकि लोग एक दूसरे से जलने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ही आपका लेक्चर रोज़ ले रही हूँ तो लोगों को ये लग सकता है कि मतलब लोग हमारे और आपसे जलने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर द पीपल टू वेस्ट टाइम इन गॉसिपिंग। लोग इसमें हो सकता है ज़्यादा घुल मिल जाएँ तो एक दूसरे के साथ काम करने की बजाय गॉसिपिंग में उनका टाइम स्पेंड होने लगता है। अनहेल्दी कम्युनिकेशन आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, राइवलरीज आती हैं, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पार्ट है। ग्रेप वाइन फ्लो जो है 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अलग से भी। व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज इन एन ऑफिशियल मैनर, यानी कि इसमें क्या होता है, जब अनऑफिशियल मैनर्स
नहीं, जब ऑफिशियल मैटर्स को अनऑफिशियल लेवल पर हम डिस्कस करने लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम ऑफिशियल मैटर्स को अनऑफिशियल वे में डिस्कस करने लगते हैं तो जो है ग्रेप वाइन फ्लो होता है। इसमें क्या होता है कि ऑफिशियल मैटर्स इश्यूज़ आर डिस्कस्ड रादर अनऑफिशियली, यही याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल क्या है, वाइल सिटिंग इन कॉफ़ी टेबल इन कैफेटेरिया और लंच टेबल्स और स्टाफ रूम्स, जब एम्प्लॉय डिस्कस करते हैं डिफरेंट ऑफिशियल मैटर्स को, जैसे ग्रेप वाइन इसे क्यों कहा जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेप वाइन क्यों कहा जाता है। ग्रेप वाइन इसे इसलिए कहा जाता है, इट स्प्रेड्स क्विकली एज ए वाइन। एक आदमी ने 2 को बताया, 2 ने 4 को बताया और 4 ने 8 को बता दिया, ठीक है। तो इट स्प्रेड्स इन मल्टीप्लिकेशन, लाइक जैसे बेल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है ना, वाइन का मतलब बेल होता है, तो इसी तरह से ये भी मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्रॉफिट एग्जाम्पल क्या है इसके, प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए कंपनी इज़ डिक्लेयर्ड। मान लीजिए आपने किसी ने कह दिया कि कंपनी का प्रॉफिट अमाउंट डिक्लेयर हो गया है, और र्यूमर इज स्प्रेड कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट एंड नाउ डिविडेंड वुड बी डिक्लेयर्ड टू ईच स्टेक होल्डर। या फिर पिंक स्लिप, पिंक स्लिप का मतलब होता है टर्मिनेशन, पिंक स्लिप इज इशूड टू पर्टिकुलर एम्प्लॉय। या फिर सम अफेयर, जैसे मैं और आप बहुत बात कर रहे हैं, मैं जैसे आपने देखा होगा, आप तो स्टूडेंट्स हैं, जब एक मैम और सर बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं तो आप क्या कहने लगते हैं, अरे मैम और सर का तो अफेयर चल रहा है। तो ये भी ग्रेप वाइन का ही तो एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस की बात करते हैं, ग्रेप वाइन चैनल्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को बड़ी रैपिडली फॉरवर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मान लीजिए अब जैसे कांवर का टाइम चल रहा है और छुट्टी डिक्लेयर नहीं हो पाई, आप 9 तारीख को कॉलेज आप छोड़कर गए 5 बजे, कोई छुट्टी डिक्लेयर नहीं हुई है, रात को 10 बजे मैसेज आता है, तो आप बड़ी जल्दी इसको स्प्रेड ऑन कर देंगे और 10 तारीख को कोई भी नहीं आएगा क्योंकि सभी को मैसेज पहुंच चुका होगा। अब अगर एक क्लेवर मैनेजर है तो ही कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम ग्रेप वाइन, वो ग्रेप वाइन से एडवांटेज ले सकता है। कैसे ले सकता है, ही मे गेट टू नो अबाउट द माइंड सेट एटीट्यूड, मतलब ही मे गेट टू नो व्हाट इज़ रनिंग इन द माइंड्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज़, क्या चल रहा है लोगों के दिमागों में, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनका माइंड सेट है, क्या उनका एटीट्यूड है, क्या उनकी मेंटेलिटी है, क्या उनका पोटेंशियल और स्किल्स हैं, क्या उनकी हिडन ट्रेट्स हैं, ये सब के बारे में जान लेता है बड़े आराम से। ग्रेप वाइन एक यूनिटी का सेंस भी क्रिएट करता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ग्रेप वाइन पार्शियल इन्फॉर्मेशन को लाता है, आंशिक इन्फॉर्मेशन को लाता है, वो भी जो रूमर्स पर बेस्ड होती है, ये टू मच रिलायबल नहीं हो सकती। प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज़ में बी हैम्पर्ड क्योंकि ऑल द टाइम दे मे बी इंडल्ज इन टार्गेटिंग एंड गॉसिपिंग। ग्रेप वाइन में हैम्पर द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेप वाइन जो है वो गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को भी हैम्पर करती है। तो ये है। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट फर्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। हमारा आता है हर लैंग्वेज में एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ पिटफॉल्स होते हैं। पिटफॉल्स का मतलब, हर लैंग्वेज में कुछ पिटफॉल्स होते हैं। पिटफॉल्स का मतलब होता है कमियाँ। अलॉन्ग विद इट्स सर्टेन ट्रेट्स, उसकी सर्टेन ट्रेट्स के साथ उसकी कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं। ट्रेट्स तो होती हैं, कुछ खामियां भी होती हैं। अगर लिंग्विस्टिक को ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में ये ट्रेट हैं, और तो वो क्या करेगा कि वो जो उसकी क्वालिटीज़ हैं लैंग्वेज की, उनको तो स्ट्रेंथन कर लेगा, और जो है बाकी को वो जो वीकनेस है उनके लिए अल्टरनेट ढूंढ लेगा। तो इस तरह से ही कैन मेक हिज लैंग्वेज पावरफुल एंड इम्प्रेसिव एज वेल एज इन्फ्लुएंशियल। जब उसकी लैंग्वेज पावरफुल हो जाएगी, इन्फ्लुएंशियल हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इट विल वर्क एज ए टूल। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है लैंग्वेज इज़ आर्टिफिशियल। लैंग्वेज इज़ क्रिएटेड बाई पीपुल, लैंग्वेज को लोगों ने ही क्रिएट करा है। इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, एकांत में नहीं हुई है ये, और आउटसाइड द सोसाइटी नहीं हुई है। It is created by humans as they need it. For example, the word AIDS, COVID, है ना, पैंडेमिक नहीं, the words AIDS, COVID या हिपोटाइटिस B, है ना, ये these words does not exist until people were infected by these contagious diseases. तो ह्यूमन जो क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है, दे विल अटैच मीनिंग टू वर्ड्स एज दे नीड टू एंड मॉडिफाई दीज मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स। जैसे माउस जो है,
now used as a part of machine, not a species of animal. तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि लैंग्वेज इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, और वो क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा और ये लिखेगा ह्यूमन अटैच मीनिंग टू वर्ड्स एज दे नीड टू एंड मॉडिफाई द मीनिंग अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स। लैंग्वेज रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब निषेधित, निषेधित का मतलब उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। व्हेन वी थिंक, जब हम सोचना शुरू करते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा, जब हम सोचते हैं दिमाग में और जो अपनी सोच है उसे जब वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं या वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि इस एंटायर प्रोसेस में, यानी माइंड से सोचने की प्रोसेस में, माइंड से सोचकर जब हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वर्ड्स में, तो कुछ मीनिंग जो है दैट इज़ लॉस्ट इन द प्रोसेस। कोई भी वर्ड्स और कोई भी सिंबल जो है वो कैन नॉट ट्रांसमिट द एग्जैक्ट रियलिटी, वो एग्जैक्ट रियलिटी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। दिस इज़ द रीज़न वाई वी से वी डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारे पास इनफ वर्ड्स नहीं है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। या फिर हम कहते हैं वर्ड्स फेल टू डिस्क्राइब व्हाट आई एम फीलिंग टुडे। बट टू ओवरकम दिस वीकनेस ऑफ लैंग्वेज वी यूज़ नॉन वर्बल क्यूज़। जब हमें पता है कि हमारे पास ये वीकनेस है हमारी लैंग्वेज में, तो हम क्या करते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जेस्चर पोस्चर का यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। अब आता है लैंग्वेज इज़ एब्स्ट्रैक्ट। लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है आइडियाज़, थॉट्स और पर्सन्स को, आइटम्स को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में। द आइडिया विच द वर्ड रिप्रेजेंट इज़ डिफरेंट एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेस जब हम बोलते हैं तो इट कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग फ्रॉम ए सूट टू ए साड़ी, है ना। बुक जब हम कहते हैं तो इट कैन रिप्रेजेंट बी इट ए बुक ऑफ बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो इन दिस वे टू बी एब्स्ट्रैक्ट इज़ टू जनरलाइज। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट होंगे तो हम जनरलाइज कर देंगे, अगर हम जनरलाइज करेंगे तो हम कुछ ना कुछ डिटेल को बीच में छोड़ेंगे। तो अगर हमें इसे ओवरकम करना है तो हमें क्या होना होगा, वी हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, वी हैव टू बी मोर पर्टिकुलराइज, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉफ्ट स्किल की बुक चाहिए तो हम क्या कहेंगे, वी नीड सॉफ्ट स्किल्स बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन दिस एडिशन। इस तरह से लैंग्वेज इज़ रिपीटिटिव। लैंग्वेज हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रेडंडेंसी। लैंग्वेज में रेडंडेंसी की कैपेसिटी है, रिपीटिशन की कैपेसिटी है, और जो रिपीटिशन है या रेडंडेंसी है, या ये दो काम करता है, या तो इम्प्रूव करेगा या इम्पीड करेगा। इम्पीड का मतलब ख़राब करना। तो अब आपको करना क्या है, आपको रिपीट करना है चीज़ों को, लेकिन कब, जब चीज़ें टफ़ हों, कॉम्प्लिकेटेड हों, टेंगल्ड माने उलझी हुई हों, तब तो आप रिपीट कर देंगे। लेकिन अदर टाइम्स के लिए आप रिपीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिंपल थॉट्स को भी आप रिपीट करेंगे तो इट विल मार द इम्पैक्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, मार द ब्यूटी ऑफ योर कम्युनिकेशन, मेकिंग इट डल, अनइम्प्रेसिव एंड मोनोटोनस। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिपीटिशन ना हो, इसके लिए हम एंटोनिम, सिनोनिम को रेमेडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है लैंग्वेज इज़ रिकर्सिव। रिकर्सिवनेस इज़ द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज दैट इनेबल्स अस टू जनरेट एनी नंबर ऑफ सेंटेंसेस एंड टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ सेंटेंस टू एनी लिमिट। रिकर्सिवनेस का मतलब है हम लैंग्वेज में हम सेंटेंस को कितनी भी सीमा तक लंबा खींच सकते हैं और कोई भी पोटेंशियल लेंथ नहीं होती है और सेंटेंस की, नो लिमिट टू द पोटेंशियल लेंथ ऑफ ए सेंटेंस। हम इसको कितना भी लंबा कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है आपका, आई वॉज गोइंग टू अटेंड ए सेमिनार ऑन द टॉपिक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ न्यू ट्रेंड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हेल्ड इन IMT यूनिवर्सिटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑन डेटेड इन इतने एड्रेस बाई ए नंबर ऑफ की स्पीकर्स। तो हम इसे और भी लंबा कर सकते हैं, बस हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव। लैंग्वेज इज़ इंडीड वेरी क्रिएटिव। लैंग्वेज वास्तव में बहुत क्रिएटिव है और यही रीज़न है कि ए नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स आर एडेड टू द डिक्शनरी एवरी ईयर। बहुत सारे डिक्शनरी में नए वर्ड्स रोज़ रोज़ जुड़ते हैं, हर साल जुड़ते हैं। ये वर्ड्स जो हैं वो फॉर्म करे जाते हैं डिफरेंट मेथड से। कुछ मेथड हैं बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल हैं अल्कोहल फ्रॉम अरेबिक, कम्युनिकेशन फ्रॉम लैटिन, टेक्नोलॉजी फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन, बॉस फ्रॉम डच। अब आता है अगला, बाई कॉन्स्ट्रक्टिंग पोर्टमैंट्यू वर्ड्स। पोर्टमैंट्यू वर्ड्स क्या होता है, कंबाइनिंग द साउंड एंड मीनिंग ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स।
यहाँ पर हम साउंड और मीनिंग ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करते हैं। जैसे नेटिकेट को हमने बनाया, और नेटिकेट को बनाने के लिए हमने नेट और एटिकेट को लिया। ब्रंच को बनाया, ब्रेकफास्ट और लंच को लिया। एजुकोन को बनाने के लिए एजुकेशन और कम्युनिकेशन को कंबाइन करा हमने। एजुटेनमेंट को बनाने के लिए एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को हमने कंबाइन करा। बाई बैक फॉर्मेशन, जनरली इसमें क्या होता है, ए नाउन इज़ रिड्यूस टू ए वर्ड ऑफ अनदर टाइम। यूजुअली नाउन को हम वर्ब में बदलते हैं। और एग्जाम्पल के लिए ऑप्ट फ्रॉम ऑप्शन, एक्ट फ्रॉम एक्शन, इमोट फ्रॉम इमोशन, कोट फ्रॉम कोटेशन। मीनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स आर मॉडिफाइड एंड एक्सपेंडेड, जैसे कि माउस, वायरस, बूस्ट, लूप। लैंग्वेज आजकल हम C और C++ लैंग्वेज का लैंग्वेज आजकल हम जावा को भी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को भी हम लैंग्वेज बोलते हैं। मॉनिटर सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये वाला वीडियो यहीं तक, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।